हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इंडियन हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और आईएनए, जिसे कि हम बहुत अच्छी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंडियन नेशनल आर्मी। यानी इसको देश की पहली नेशनल आर्मी के तौर पर जाना जाता है। हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े वो, और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जानेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम जब देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो लाइफ है, सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न 23 जनवरी 1897। अब ये 1897 23 जनवरी को बॉर्न किए थे, ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ही पास्ड आईसीएस एग्जामिनेशन। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज को कहते हैं, बट रिजाइंड एंड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। क्योंकि उनकी जो फीलिंग थी वो पैट्रियोटिज्म की थी, और इस कारण उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट बनेंगे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय सी आर दास। चितरंजन दास को कहते हैं, और चितरंजन दास को हम इनके पॉलिटिकल टीचर के तौर पर मान सकते हैं। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ एग्रेसिव नेशनलिस्ट। एग्रेसिव नेशनलिस्ट मतलब ये गरम दल के थे। ही वांटेड टू यूज पावर एंड स्वराज उनको चाहिए था। बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में ये प्रेसिडेंट बने, एंड त्रिपुरी अधिवेशन, और त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये प्रेसिडेंट बने। तो सुभाष चंद्र बोस का अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी बार इन्हें बनाया गया या किन सेशंस में बनाया गया, तो आपको याद रखना है कि ये हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में बने। फिर सेशन ऑफ द कांग्रेस था ये, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अगेंस्ट द विल था। ये अगेंस्ट विशेस ऑफ गांधी जी ड्यू टू रिफ्ट विद गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जो थे वो विलेज डेवलपमेंट की बात करते थे, सुभाष चंद्र बोस अर्बन डेवलपमेंट की बात करते थे। गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते थे। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पर, जगह ले लेते हैं। तो वहां पर गांधी जी का जो डिस्क्रिप्शन था, गांधी जी जो काम करना चाहते थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ करना चाहते थे, यानी कुटीर उद्योगों के साथ। और ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चाहते थे बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाएं। तो इस तरीके से कुछ रिफ्ट थी इनकी और गांधी जी के बीच में। तो क्या आखिर रीजन थे क्यों उनको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करनी पड़ी? और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, हमारी डेट याद रखेंगे आप, कि 1939 में हुई है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। सुभाष चंद्र बोस वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज चेयर। हिज चेयर, कौन सी चेयर से इन्होंने रिजाइन किया? प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस विद गांधी जी एंड कांग्रेस वर्क्स कमेटी। बिकॉज गांधी जी के अगेंस्ट रहकर ये कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग बाय फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक के उद्देश्य क्या हैं, क्यों आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, तो इस विषय पर देखते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कुछ चीज़ों को लेकर के हुई है, और इसके मेन एम क्या थे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेन एम के रूप में हम देखें तो लिबरेट इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, पीजेंट्स एंड ऑल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी भारत की स्वतंत्रता, पहला काम इनका था भारत की स्वतंत्रता। ये रिफॉर्मेशन या कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस, इस पर काम नहीं कर रहे थे, ये सीधे सीधे भारत को इनको आज़ाद कराना था। अब एडिशनल वर्क के तौर पर क्या थे, एडिशनल एम क्या थे, देखते हैं। तो एडिशनल एम में एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। वो एक समाजवादी, साम्यवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्टिक लाइन, जहाँ पर समानता, ध्यान रखिएगा, समानता और स्वतंत्रता दोनों हैं, ऐसी जगह पर ये इंडिया को लाना चाहते थे। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इन्होंने कहा कि ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम में जो जमींदार हैं ये मिडिल मैन हैं, और ये ही हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं सुधार के,
क्योंकि ये लोगों को ठीक नहीं होने देंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, इसको भी ये बनाना चाहते थे, यानी आर्थिक सुधारों के भी पक्षधर थे। ये पैसे में भी सुधार करना चाहते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते थे। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आगे देखते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है उनकी लाइफ की। सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या होता है कि बोस वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द बोल्ड एक्टिविटीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इनको सेडिशियस माना गया था। ये गवर्नमेंट का एक एक्ट था, सीडीसीएस एक्ट, जिसमें पब्लिक को भड़काने का आरोप लगाया गया इन पर, कि ये पब्लिक को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। पब्लिक को भड़काने का आरोप लगा दिया गया, और इस बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद का मतलब होता है अपने ही घर में, होम अरेस्ट, इसको आप कह सकते हैं। इनको होम अरेस्ट में रखा गया, अपने ही घर में अरेस्ट में रखा गया, और इस तरीके से ये यहाँ पर नज़रबंद कर दिए गए, कैद कर दिए गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ कि जो बोस की अपनी टैक्टिक्स थी, ही एस्केप्ड इन डिस्गाइज एज अ पठान। ये उन्होंने पठान का एक भेष बनाया। रीच्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पहुंचे। देन ही वेंट टू द मॉस्को एंड फ्लू मॉस्को टू द बर्लिन। अब ये रूट पूछा जाता है, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे, अफगानिस्तान पहुंचे। फिर वो कहाँ पहुंचे हैं, फिर वो पहुंचे हैं मॉस्को। मॉस्को कहाँ है, रशिया में। मॉस्को से वो बर्लिन यानी जापान पहुंचे हैं, जहाँ पर वो हिटलर से मिले हैं। और लेटर ऑन उन्होंने रास बिहारी बोस को, इंडिया से जो बिलोंग करते थे, उनसे उन्होंने ज्वाइन किया। तो रास बिहारी बोस के बारे में आप जान लेते हैं कि रास बिहारी बोस कौन थे। तो रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म करने वाले थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के साथ इन्होंने सिंगापुर में फॉर्म की। एंड डिसीजन फ्रॉम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज टेकन इन टोक्यो कॉन्फ्रेंस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया जाएगा, इस बात का डिसीजन इन्होंने यहीं पर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि हो गई कि डिसीजन टोक्यो का जो है, टोक्यो में सुभाष को इनवाइट किया गया कि वो जापान आकर के आर्मी के साथ बात करें, और इस आर्मी को फॉर्मली लीड करें। तो टोक्यो कॉन्फ्रेंस में ही ये बात क्लियर हो गई कि जो आईएनए के लिए संघर्ष है, इंटरनेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष अब किसके द्वारा हेड किया जाएगा, सुभाष जी के द्वारा। तो उसको लीड करने की बात इनके लिए की गई, और ये इन्हें दिया गया, ये गारंटी दी गई। अब इंडियन आईएनए मूवमेंट में क्या हुआ, आईएनए मूवमेंट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। इंडिया में आईएनए मूवमेंट जो लाया गया, वो 1 सितंबर 1947 में लाया गया। अब ये क्या हुआ, बाय कैप्टन मोहन सिंह, इंडियन आर्मी ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी, और इसे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा बताया गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी का ये जो मूवमेंट आया, ये 1 सितंबर में आया, और उसके बाद बाद में जो आया है। और इसके साथ ही आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस बिकेम, सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, सुभाष चंद्र बोस बिकेम सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए। आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन गए, एंड गेव अ क्लैरियन कॉल, मार्च टू दिल्ली। दिस स्टेटमेंट, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो, मतलब देश की आज़ादी के लिए प्रयास करो, दिल्ली चलो। और दूसरा जो इनका नारा था, वो था जय हिंद, यानी हिंद की जय हो। अब ही प्रोविजनल द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज फॉर्म्ड एंड सेट अप 24 अक्टूबर 1943। तो ये भी चीज़ सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। और उसके बाद आगे देखते हैं, जापानीज गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जापानीज आर्मी ने अंडमान निकोबार आइलैंड इनको दे दिया, और इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की। आईएनए बैक्ड बाय, यहाँ पर आईएनए जापानीज फोर्सेस के द्वारा बैक की जा रही थी। कैप्चर्ड कोहिमा एंड रीच्ड इम्फॉल एंड, बट इसी समय मानसून स्टार्ट हो जाता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा एक डैमेज था इनके लिए। और आगे क्या सिचुएशन बनती है, कि आगे क्या होता है कि जापान वॉज फोर्स टू सरेंडर। हिरोशिमा में 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को कहाँ पर, नागासाकी में ये बॉम्बिंग हो जाती है 1945 में। रिजल्टेड, जापान पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है, और आईएनए की अभी किस्मत इसी जगह खत्म हो जाता है। बोस लेफ्ट रंगून टू मॉस्को। बर्मा की जो रंगून है, रंगून से मॉस्को के लिए फ्लाई करते हैं। इट इज सेड दैट ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश 18 अगस्त 1945, बट स्टिल इट इज कंट्रोवर्शियल। हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ हुआ भी था, या इसमें इनकी डेथ हुई। आगे देखते हैं क्या है, आईएनए फेल टू फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन योक। आईएनए अपने एम को पूरा नहीं कर पाया, बट इट इंस्पायर्ड पीपल एंड अफेक्टेड द ब्रिटिश आर्मी। नेवल रिवोल्ट टुक प्लेस लेटर ऑन, एंड आईएनए की हीरोइक फाइट जो है, वो ब्रिटिश इंडिया को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करती है। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के पैरेलल जो फोर्स था, फोर्स को ये आईएनए ने ही लॉन्च किया हुआ था। आगे देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है सुभाष चंद्र बोस जी का, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो ही लेड अ फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था आउटसाइड ऑफ इंडिया एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए।
आईएनए के सुप्रीम कमांडर के तौर पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया। ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन, ब्रिटेन से उन्होंने फाइट की एंड एक्वायर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद द हेल्प ऑफ जापान। तो ये इनकी एक बड़ी प्रसिद्धि मानी जाती है आर्म्ड रिवोल्ट की। और आईएनए सक्सीडेड इन कैप्चरिंग उखराल, नाम ध्यान रखेंगे, कोहिमा इन आसाम hills from British forces. INA set up an inspiring example of patriotism. अब हम बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन इनका कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं, ये बात अब आपको ध्यान रखनी है, तो जल्दी करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड वेयर सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न। तो आप जानते हैं 23rd सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 23rd जनवरी 1897 में है और ये कटक उड़ीसा में जन्म लिए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई वाज सुभाष रिजाइन फ्रॉम, व्हाई वाज सुभाष रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज से सुभाष ने रिजाइन क्यों किया, इस विषय को देखते हैं। तो सुभाष जी के रिजाइन का जो रीजन है, सुभाष चंद्र बोस वॉज डीपली डिस्टर्ब फ्रॉम जलियांवाला बाग मैसेकर, मीन्स यहाँ पर निर्दोषों को मारे जाने से वो परेशान थे एंड लेफ्ट सिविल सर्विसेज एंड अप्रेंटिसशिप मिडवे एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बोस वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो यू नो वेरी वेल, ये हमारे 1938 और 1939 है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इनका इलेक्शन हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हरिपुरा अधिवेशन में ये इलेक्ट किए गए और ये अधिवेशन हरिपुरा का था, ये बात याद रखेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में है। हु वाज इलेक्टेड एज ए कांग्रेस लीडर अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, वाज लीडर अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द पार्टी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की फॉर्म्ड पार्टी क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की फॉर्म पार्टी को हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्टैब्लिश किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है व्हेन वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं, तो स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदारी सिस्टम, दिस वाज द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का एक ये ऑब्जेक्टिव था, ऑल्दो मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में हम फ्रीडम ऑफ इंडिया को देखेंगे, इंडिया की फ्रीडम को दिलाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यू नो वेरी वेल, ये इंडियन नेशनल आर्मी था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप। 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 1943। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री गवर्नमेंट, उन्होंने एक फ्री गवर्नमेंट फॉर्म करने की, प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाए जाने की घोषणा की और डिक्लेयर किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का एक मोशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द टू स्लोगन्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो एंड जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी के ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके वॉर क्राई थे और इसके साथ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु गेव द कॉल ऑफ दिल्ली चलो एंड टोटल मोबिलाइजेशन, मीन्स मूव 100% टूवर्ड्स दिल्ली, हियर हमें नहीं रुकना है। एंड दिस वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, टोटल मोबिलाइजेशन एंड जय हिंद। व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट अ प्रिजनर्स इंडियन नेशनल आर्मी फ्री। तो कब इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स को फ्री कर दिया था, इस विषय पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल आर्मी को फ्री कर दिया था बिकॉज इंटर कंट्री वाज यूनाइटेड फॉर द डिमांड ऑफ देयर इक्वेटल, जितने भी सब वर्कर्स थे उनको छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से रिलेटेड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वाज लिबरेशन ऑफ इंडिया एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर, द पीजेंट ऑन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। टू जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वर, फॉरवर्ड ब्लॉक के दो जो जनरल ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे और इनको देखते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्टिक लाइन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी के बताए गए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के उसमें रहे। देन नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू रेजुलेशन पास्ड इन बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इसमें इन्विटेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू द यूरोप एंड लीड दिस मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल टू एक्शन टू कंट्रोल एंड गाइड द होल मूवमेंट। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को इसकी जिम्मेदारी देना और आगे मोशन को डिसाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मेंशन टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव को हम देख सकते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव में हमारा वर्कर्स के साथ लिबरलाइजेशन करना और इंडिया को, बाहर इंडिया के रह रहे लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के रूप में ज्वाइन कराना, टू अक्वायर द सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट वर द नेम गिवन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय सुभाष चंद्र बोस? तो इन्होंने शहीद एंड स्वराज का नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। मेंशन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू इंडियन फ्रीडम। इंडियन फ्रीडम में इंडियन नेशनल आर्मी के 2 कंट्रीब्यूशन आपको बताने हैं। तो इसमें आईएनए अपराइजिंग इंस्पायर्ड नेवल रिवोल्ट इन बॉम्बे इन 1946, and trial of the Indian officer affected the sympathy of whole country and British had to set up them free। ये जो रेवोल्यूशन थी ये इनके द्वारा ही डेवलप थी। एंड मेंशन मेंशन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस जी के जो हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने आईएनए को फॉर्म किया जिसने कि आर्म्ड रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया। इट वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए स्ट्रगल दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया छोड़ना पड़ा। एंड लॉन्ग आंसर्स अब आप देखें तो लॉन्ग आंसर्स में हम समराइज द कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं तो समराइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ से हमारा लॉन्ग आंसर स्टार्ट होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस जगह पर हम लॉन्ग आंसर्स में काफ़ी कुछ ज़्यादा सा लिखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस वॉज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर थ्रू ही पास्ड आईसीएस एग्जामिनेशन बट नॉट डिसाइडेड टू ज्वाइन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही वॉज अ एमिनेंट फाइटर, हिज करेज एंड सैक्रिफाइस एंड बोल्डनेस ही इज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज बोस हु स्टार्टेड पॉलिटिकल career as a congressman but later on he resigned and he was more radical achieving its objective। So Gandhiji's method of non-violence would never be suffice to secure India's independence। Next has INA and Subhash Chandra Bose। Subhash Chandra Bose officially took charge of Indian National Army in 1943 and soldier of INA, soldier of INA के तौर पर इन्होंने देखा तो fought violently along with Japan, reached the Imphal and Manipur on October 1943। Subhash Chandra Bose announced that formation of the ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है 21 अक्टूबर की डेट 1943, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म की गई है। और इस विषय पर आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही एक्शन था। उसके बाद बाकी चीज़ें क्या आती हैं देख लेते हैं। अगेंस्ट एलीज एंड अंडमान निकोबार आइलैंड आईने हैंडेड ओवर टू जापान एंड दिल्ली चलो जय हिंद became the battle war cry of INA। INA's victory in Southeast Asia। तो साउथ ईस्ट एशिया में आईएनए की विक्ट्री को नोट कर लेते हैं। इट वाज आईएनए विच होस्टेड ट्राई कलर फ्लैग इन फर्स्ट टाइम लिबरेटेड इंडियन सॉइल इन मार्च 1944। Indian INA along with the Japanese forces continued hold Burma almost a year। INA impact of the national movement, इसका क्या impact है हमारे उसमें तो इसे देखते हैं। तो popularly INA could be judged from the INA officer शाहनवाज, GS ढिल्लन and प्रेम सहगल। ये INA के ऑफिसर थे। थ्रू द कोर्ट मार्शल ऑफ देम guilty held them guilty but they were not punished due to the demonstration of all over country। INA split affected the armed forces and Indian naval army also। Indian naval army rose revolt in Mumbai in February 1946 and the INA through failed its mission but its soldiers has created a lot of feeling throughout India। Then नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको पता है इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव के तौर पर कांग्रेसमैन को किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया गया है इस चीज़ को स्टडी करेंगे। और ये 3 मई 1943 को फॉर्म किया गया है। यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस अबाउट इट। एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव में रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। इट एम्ड एट द लिबरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को फ्री कराने के लिए इसका प्रयास था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स एंड यूथ, ये एक आर्मी फॉर्म करना चाहते थे। तो with the workers and peasants, youth and radical organization, it also aimed at to establish socialism in the country after attaining independence। So the measures suggested by Bose to achieve society as follows। सोसाइटी में ये कैसे संभव होगा तो उन्होंने कहा स्टेट प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन अ सोशलिस्टिक लाइन, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी सिस्टम को हटाया जाए और री इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। सो दस हियर वी एंड दिस वीडियो। आई थिंक वीडियो इज हेल्पफुल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।